आज हम अमेरिका के इतिहास के सबसे डरावने और सबसे ज्यादा परेशान करने वाले अनसुलझे रहस्यों में से एक की गहराई में उतरने जा रहे हैं। एक ऐसा मामला जिसने पीढ़ियों से लोगों को आकर्षित भी किया है और दहशत में भी डाला है। हम बात कर रहे हैं ज़ोडिएक किलर की। यह नाम सुनते ही दिमाग में रहस्यमय कूटलिपियां, डरावने फोन कॉल्स और एक ऐसे हत्यारे की तस्वीर उभरती है जिसने मीडिया के जरिए खुलेआम पुलिस का मजाक उड़ाया। लेकिन यह इंसान आखिर था कौन? और कैसे वह पूरी तरह गायब हो गया, डर और अनगिनत अनुत्तरित सवालों की एक लंबी लकीर छोड़कर। ज़ोडिएक किलर ने मुख्य रूप से 1960 के दशक के अंत में उत्तरी कैलिफोर्निया में, खास तौर पर सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के आसपास, अपनी वारदातों को अंजाम दिया। अधिकतर अपराधी अपने अपराध छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ोडिएक बिल्कुल उल्टा था। वह चाहता था कि दुनिया उसे जाने। वह सिर्फ हत्या नहीं करता था, वह एक खौफनाक प्रदर्शन करता था। उसने खुद का एक ऐसा डरावना ब्रांड बना लिया जिसे आज भी लोग पहचानते हैं। यह कहानी सिर्फ कुछ दुखद हत्याओं की नहीं है। यह इस बात की डरावनी झलक है कि कैसे अहंकार, मनोवैज्ञानिक युद्ध और मीडिया की चालाकी न्याय व्यवस्था को पूरी तरह पटरी से उतार सकती है। आइए शुरुआत करते हैं उन पुष्टि किए गए हमलों की समयरेखा से जिनसे ज़ोडिएक के आतंक का आधिकारिक रूप से आगाज हुआ। सब कुछ शुरू हुआ 20 दिसंबर 1968 को कैलिफोर्निया के बेनिशिया में लेक हरमन रोड पर। पीड़ित थे 17 वर्षीय हाई स्कूल छात्र डेविड फेराडे और उनकी 16 वर्षीय डेट बेट्टी लू जेनसन। वे एक सुनसान जगह पर अपनी पहली डेट का आनंद ले रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। दोनों को कई गोलियां मारी गईं। यह पहला पहचाना गया हमला था, बेहद क्रूर और देखने में पूरी तरह बेतरतीब। करीब 6 महीने बाद दूसरा पुष्टि किया गया हमला हुआ। 4 जुलाई 1969 वैलेहो के ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में, पहली घटना से ज्यादा दूर नहीं। इस बार पीड़ित थे 22 वर्षीय डार्लिन फेरिन और 19 वर्षीय माइक मैजियो। एक आदमी उनकी कार के पास आया और अचानक गोलियां चलाने लगा। डार्लिन फेरिन की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन चमत्कारिक रूप से माइक मैजियो जिंदा बच गए। उन्होंने पुलिस को हमलावर का पहला ठोस हुलिया दिया। इसी दूसरे हमले के बाद यह मामला एक स्थानीय दोहरी हत्या की जांच से निकलकर पूरे देश की सनक बन गया। 1 अगस्त 1969 को ब्लू रॉक स्प्रिंग्स की घटना के कुछ ही हफ्तों बाद 3 बड़े अखबार, वैलेहो टाइम्स हेराल्ड, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को लगभग एक जैसी रहस्यमय चिट्ठियां मिली। इन चिट्ठियों में हत्यारा धमकी देता है कि अगर इन्हें प्रकाशित नहीं किया गया तो वह लेबर डे वीकेंड पर और हत्याएं करेगा। ये चिट्ठियां सिर्फ कबूलनामे नहीं थीं। वे घमंडी, डींग मारने वाली और डरावनी रूप से व्यक्तिगत थी। लेखक ने लेक हरमन रोड और ब्लू रॉक स्प्रिंग्स दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली और ऐसे विवरण दिए जो सिर्फ हत्यारे को ही पता हो सकते थे। सबसे मशहूर बात यह थी कि हर चिट्ठी में एक-एक करके एक कूटलिपि, साइफर, का हिस्सा था। उसने दावा किया कि इसे सुलझाने पर उसकी पहचान सामने आ जाएगी। इसे बाद में 408 सिफर कहा गया। हत्यारा पुलिस और जनता दोनों को खुलकर चिढ़ा रहा था। कुछ ही दिनों में एक स्कूल शिक्षक डोनाल्ड हार्डन और उनकी पत्नी बेट्टी ने उस कोड को सुलझा लिया। लेकिन संदेश क्या था? डिकोड किया गया संदेश बेहद डरावना और आत्ममुग्ध था। इसमें यह सामने आया कि हत्यारे की मंशा बदले या सामान्य अपराध से जुड़ी नहीं थी, बल्कि वह मानता था कि वह मरने के बाद की जिंदगी के लिए गुलाम इकट्ठा कर रहा है। सबसे अहम बात, उसने अपना नाम नहीं बताया। वह मीडिया के जरिए वही कर रहा था जो वह चाहता था, लोगों को भ्रम में रखना। लेकिन ज़ोडिएक यही नहीं रुका। सितंबर 1969 में हिंसा फिर बढ़ गई। इस बार जगह थी लेक बेरिएसा, नापा काउंटी। 2 कॉलेज छात्र, 20 वर्षीय ब्रायन हार्टनेल और 22 वर्षीय सेसिलिया शेपर्ड, पिकनिक मना रहे थे। तभी एक आदमी उनके पास आया। उसने काले रंग का जल्लाद जैसा हुड पहन रखा था, जिस पर ज़ोडिएक का क्रॉसहेयर चिन्ह बना था। उसके पास बंदूक और चाकू था। उसने दोनों को बांधा और बेरहमी से चाकू से हमला किया। ब्रायन हार्टनेल गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गए, लेकिन सेसिलिया शेपर्ड की 2 दिन बाद मौत हो गई। इस हमले की ढिठाई हैरान कर देने वाली थी।
हत्यारे ने ब्रायन की कार के दरवाजे पर ज़ोडिएक का चिन्ह बनाया और अब तक मारे गए लोगों की संख्या भी लिख दी। सिर्फ 2 हफ्ते बाद अंतिम पुष्टि की गई हत्या हुई। 11 अक्टूबर 1969 सैन फ्रांसिस्को के प्रेसिडियो हाइट्स में टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन को बेहद करीब से गोली मार दी गई। यह ज़ोडिएक का पहला हमला था जो शहर की सीमा के अंदर हुआ और पहली बार उसने एक अकेले पुरुष को निशाना बनाया। यह मामला इसलिए अहम था क्योंकि पहली और आखिरी बार ज़ोडिएक को घटना के बाद 3 किशोरों ने देखा। उन्होंने उसे टैक्सी साफ करते और फिर वहां से जाते देखा। लेकिन पुलिस ने शुरू में संदिग्ध का विवरण गलत तरीके से दर्ज किया, जिससे उसे पकड़ने में बेहद अहम देरी हो गई। पॉल स्टाइन की हत्या के बाद ज़ोडिएक ने चिट्ठियां भेजना और तेज कर दिया। उसने स्टाइन की खून से सनी शर्ट के टुकड़े भेजे ताकि यह साबित कर सके कि वही हत्यारा है। उसने और भी जटिल कोड भेजे जिनमें बदनाम 340 सिफर शामिल था, जो दशकों तक आधिकारिक रूप से अनसुलझा रहा। वह एक लाइव टीवी शो द जिम डनबार शो में भी कॉल करके आया, जिससे डर और सनक दोनों और बढ़ गए। पुलिस जांच बेहद बड़ी थी। वैलेहो, नापा, सैन फ्रांसिस्को और स्टेट पुलिस सब शामिल थे। लेकिन चिट्ठियों और कोड्स की बाढ़ ने पुलिस संसाधनों को बार बार भटका दिया। स्टैम्प्स और लिफाफों से डीएनए और गवाहों के बयान होने के बावजूद पुलिस संघर्ष करती रही। ज़ोडिएक अलग अलग इलाकों में घूमता रहा और उस समय पुलिस विभागों के बीच तालमेल की कमी का फायदा उठाता रहा। सालों में कई संदिग्ध सामने आए। सबसे प्रमुख नाम था आर्थर ली एलन, जो वैलेहो में रहता था। उसे कूटलिपियों में दिलचस्पी थी, उसका शरीर और जूते का साइज मेल खाता था, और माइक मैजियो द्वारा बताए गए जैसी घड़ी भी उसके घर से मिली। लेकिन बाद में मिले डीएनए सबूत उससे निर्णायक रूप से मेल नहीं खा सके। 1992 में उसकी मौत हो गई। और भी संदिग्ध सामने आए, पूर्व सैनिक, अपराधी, लेकिन कोई भी मामला टिक नहीं पाया। जांच ठंडी पड़ गई, लेकिन लोगों की दिलचस्पी बढ़ती ही गई। ज़ोडिएक किलर न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक बन गया। एक ऐसा हत्यारा जिसने मीडिया का इस्तेमाल करके डर का साम्राज्य खड़ा किया और फिर गायब हो गया। आज भी शौकिया जांचकर्ता और प्रोफेशनल टीमें कोड सुलझाने में लगी हैं। 2020 में कुछ नागरिक कोड ब्रेकर्स ने 340 सिफर हल किया, लेकिन एक बार फिर नाम सामने नहीं आया। बस उसकी घमंडी सोच और पुलिस से आगे रहने की चाह की पुष्टि हुई। ज़ोडिएक किलर ने अमेरिकी संस्कृति पर गहरा असर डाला है। किताबों, डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों में उसकी कहानी बार बार दोहराई गई है, एक डरावनी याद दिलाते हुए कि कभी-कभी राक्षस जीत जाता है। यह आज भी एक सक्रिय कोल्ड केस है, एक ऐसा रहस्य जो जवाब मांगता है। क्या हमें कभी पता चलेगा कि ज़ोडिएक किलर कौन था? उम्मीद है कि आधुनिक फॉरेंसिक विज्ञान और लगातार कोशिशें एक दिन उस डरावने हुड के पीछे छिपे चेहरे को बेनकाब कर देंगी। इस डीप डाइव को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही ट्रू क्राइम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।